हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज हो चुकी है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी वेल फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आई हूँ। 2023-24 का ही है, लेटेस्ट है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से रिलीज किया गया है, हिस्ट्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सभी बच्चों को पता ही होगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड मैप। ओके, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, यानी एमसीक्यूज देख लेंगे। ये 21 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आप अपने नंबर जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स, सम नोन एज गनास और संघास वर ओलिगार्चीज, where power was shared by a number of men known connectively called। तो सबसे पहले आपको गनास और संघास पता होना चाहिए, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वो एक तरीके से गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसको ओलिगार्ची गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट हमें कहाँ देखने को मिली थी? ये वज्जी महाजनपद में देखने को मिली थी, जो कि बिहार में स्थित था। सारे इकट्ठे जब हो जाते थे तो उनको क्या नाम दिया जाता था? जो सारे होते थे तो उनको नाम दिया जाता था राजा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर द मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे थी? तो जैसे कि इसकी 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थी, है ना। तो उसमें सबसे पहले आपका है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोशाली एंड उज्जैनी। तो ये पांचों हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ये पांचों ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तक्षशिला भी है, सुवर्णगिरी भी है, ये साउथ में है, एंड तोशाली, पाटलिपुत्र जो है बिहार में, पटना एंड उज्जैनी एमपी में। तो ये सारी हमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर देयर स्ट्रीट्स। तो ये तो था। ठीक है, ये यहाँ पे सभी मतलब जितने भी सिटीज़ थे तो वहाँ पे हमें स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि एक तरीके से क्या थे, इन लोगों का जो ग्रिड पैटर्न था ना, वहीं पे जो रोड है और जो घर है वो इस पैटर्न से बने हुए थे। तो मोस्टली हमें सारी साइड्स में ये देखने को मिला है। दूसरा है लोथल और डॉकयार्ड, ये भी था, है ना। लोथल पे वहाँ पे पोर्ट था जहाँ से वो ट्रेड करते थे। एंड गोल्ड वॉज एन एक्सपेंसिव मेटल। तो गोल्ड तो एक्सपेंसिव मेटल था ही, क्योंकि गोल्ड से वो अवेयर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी था उस समय पे, और आज भी है। और नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट्स वर ऑफ सेम शेप्स। तो यहाँ पे ये नहीं था। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। यहाँ पे ये होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, नॉट लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ मिसिंग लग रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आर्टिफैक्ट्स वर ऑफ सेम शेप्स। ये नहीं थे, क्योंकि जो शेप्स थी ना वो सिलेंड्रिकल में थी, है ना, डिस्क शेप थी, स्फेरिकल थी और क्यूबिकल थी। तो अलग अलग तरीके की, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं इनके आर्टिफैक्ट्स में। तो यहाँ पे ये जो आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत इज नॉट करेक्ट, है ना। आपको विशेष ध्यान देना है नॉट पर। अगर नॉट दे रहा है, नहीं दे रहा है, समटाइम बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नॉट को पढ़ते ही नहीं है और टिक करके आ जाते हैं सही आंसर कोई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बोल रहा है कि कौन सा फीचर जो है नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है ए, कलेक्टिंग एंड कंपेयरिंग वर्सेस ऑफ ईच संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, ये था बिल्कुल ठीक। कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉमन टू द मोस्ट वर्जन, ये भी था। पब्लिशिंग कॉमन वर्सेस ओवर 13,000 पेजेस इन सेवरल वॉल्यूम्स। तो कितने वॉल्यूम्स थे? 19 वॉल्यूम्स थे। ओके, 19 वॉल्यूम्स थे यहाँ पे देखने को मिले हैं, और उसमें क्या है 13,000 पेजेस जो है दे रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट टुक ओवर 17 ईयर्स टू कंप्लीट। ये गलत है, क्योंकि 17 ईयर्स नहीं थे, 47 ईयर्स थे। कितने थे? 47। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइड दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट व्हाट इज दिस। तो ये जो पिक्चर दे रखी है ये आपको पहचाननी है कि ये कहाँ की पिक्चर है। ठीक है, तो ये पिक्चर है आपके अरावली हिल्स नहीं होगा, फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर। ओके, तो ये फोर्टिफिकेशन थोड़ा क्लियर नहीं है ये पिक्चर, लेकिन ये राजगीर की है। ओके, मगध की कैपिटल जो थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वर वेलालार्स। तो वेलालार्स कौन थे? तो वेलालार्स थे लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, तो वेलालार्स है, अधिमई है ना, उजावर्स है, ये सब जो है साउथ इंडियंस में कुछ इनकी पोस्ट थी। तो वेलालार्स जो हुआ करते थे वो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment but gradually
विच आइडिया अमर्स्ड अबाउट हिम। ठीक है, तो बुद्धा के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि उन्होंने जो एनलाइटमेंट लिया था, यानी जो उनको जीवन का ज्ञान मिला था, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो ये आइडिया बता रहा है कि कौन से आइडिया से वो प्रेरित थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आइडिया ऑफ गॉड। ये तो बिल्कुल नहीं मानते थे अपने आप को, वो आइडिया ऑफ सेवियर, है ना। तो दुनिया में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी माल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, तो उसका उन्होंने बहिष्कार किया था और इन्होंने एक तरीके से डिस्ट्रक्शन होने से बचाया था समाज को। तो इसीलिए इनको बोलेंगे आइडिया ऑफ सेवियर। ठीक है, और यहाँ पे सेंट और तीर्थंकारा तो वैसे भी नहीं आएगा, वो जैन धर्म से रिलेट है, और सेंट भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट पे आते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज रिगार्डेड एज ए हाउस ऑफ विक्ट्री बाय द पाइस। तो डोमिंगो पाइस जो है, इन्होंने किसको हाउस ऑफ विक्ट्री बोला था, कौन सी 2 बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने महानवमी डिब्बा को ही बोला था, लेकिन साथ में हम ऑडियंस हॉल को भी ले लेंगे, इसको भी बोला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ऑप्शन कहाँ है, ए, 1 और 2। 8th क्वेश्चन है, डैश फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड सेरिमोनियसली ऑन द महानवमी डिब्बा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नवरात्रि। जो 10 दिन चलने वाला इनका प्रोग्राम था ना, वो नवरात्रि के समय पे ही मनाया जाता था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज विमेन डिवोटी। तो यहाँ पे विमेन डिवोटी के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे आपके अलवारास और नयनार्स थे, तो जैसे अलवार्स में अंडाल एक लेडी थी, और ये 12 संतों में अकेली एक महिला थी, और यहाँ पे कराइकल अमैयर नयानार्स के अंदर अकेली एक विमेन डिवोटी थी। ओके, नेक्स्ट तो हमारा आंसर हो जाएगा 1st और 4th, यानी 1st और 4th कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी, 4 और 1। उसके बाद आते हैं 10th क्वेश्चन पे, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, द योगी पोस्चर ऑन सम हड़प्पन सील्स इज डिपेक्टेड एज प्रोटो शिवा। ठीक है, तो जो योगिक पोस्चर देखने को मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो सील्स वगैरह पे मोहनजोदारो में जो सील मिली है, वहाँ पे हमें एक इमेज देखने को मिली है, जो योगिक पोस्चर में पर्सन बैठे हुए हैं, उनको प्रोटो शिवा बोला गया है। तो प्रोटो शिवा मैचेस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रा इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में जो भगवान शिव का जो रूप था, उसको रुद्र बोला गया है। तो क्या ये इसे मैच करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 11th। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन 1333। ही हैड हर्ड अबाउट डैश द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इब्न बतूता के समय पर दिल्ली के सुल्तान कौन थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। हमारा 12th क्वेश्चन है विच इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड बताना है कि इसके सामने जो दे रखे हैं ना वर्ड्स, ये से करेक्ट मैच करते हैं कि नहीं। तो पहला है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, गलत है। ठीक है, ये कैलकाटा में नहीं था, ये अवध में था। और उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये भी गलत है। ये लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है, लॉर्ड डलहौजी है, ये ना, ये डलहौजी यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, ये लॉर्ड वेलेस्ली है, ये देखो क्रॉस में दे रखा है इसको। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या आ गया, इसके सामने जो दे रखे हैं गलत है। लास्ट है बेगम हजरत महल अवध, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बेगम हजरत महल के हस्बैंड थे नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के राजा थे। तो जब 1857 का रिवॉल्ट चला था, तो इन्होंने अपनी वाइफ को लखनऊ भेज दिया था अपने बेटे के साथ। तो वहां से इन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया था। ओके, बेगम हजरत महल, लेकिन ये किसकी बेगम थी? ये थी नवाब वाजिद अली शाह अवध। ओके, तो दिस आंसर इज करेक्ट। तो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे आते हैं। सर्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द 5th रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेलेक्ट कमिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट वाज डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813, ये भी सही है। ठीक है, तो जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1813 को ही की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो जहाँ पे इंडियंस में मतलब किस तरीके से रूल कर रहे हैं, कैसे रेवेन्यू ले रहे हैं, कैसे जो भी मैनेजमेंट वो इंडिया के अंदर कर रहे थे ब्रिटिशर्स वगैरह, तो उनको वो रिपोर्ट देनी होती थी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट पहाड़ीज ट्राइब। तो पहाड़ीज एंड संथाल वाला जो चैप्टर है, वहां से पहाड़ीज के बारे में पूछ रहा है ये। तो दे लिव्ड अराउंड द अरावली हिल्स, गलत है। ठीक है, ये कहाँ रहते थे? राजमहल हिल्स में रहते थे। राजमहल हिल्स कहाँ पे? बंगाल में। उसके बाद दे सब्सिस्टेड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये सही है। ठीक है, They cleared patches of forest by cutting bushes and burning the undergrowth, बिल्कुल सही है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उसके बाद पूछ रहा है ऑन दिस पैचेस द पहाड़ीज ग्रू पैडी राइस एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एट द लार्ज स्केल, ये गलत है।
वो लोग पैचेस पे एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन वहाँ पे वो पैडी नहीं उगाते थे, ना वेजिटेबल्स उगाते थे, वो पल्सेस एंड मिलेट्स को उगाते थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये फर्स्ट वाला भी गलत, तो बचा क्या सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, आंसर सी। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, इन मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया जिन्स ए कामिल। तो जिन्स ए कामिल मतलब जो आपका परफेक्ट क्रॉप्स है ना, उसको बोला जाता है जिन्स ए कामिल, यानी अच्छी तरीके से जो क्रॉप्स कमर्शलाइज हो सकते हैं, उनका ट्रेड किया जा सकता है, उनको अच्छे से उगाना है, उसके लिए जिन्स ए कामिल टाइटल दिया गया था मुगलों के द्वारा। तो जैसे कॉटन है, शुगर केन है, तो ये परफेक्ट क्रॉप्स थे इसके लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है 16th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ दफ्तर वॉल्यूम ऑफ आईने अकबरी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा दफ्तर नहीं है, नॉट पर ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट नहीं है, तो यहाँ पे शिपा आबादी था, ठीक है, मुल्क आबादी ये भी था, और मंजिल आबादी ये भी था, बादशाह आबादी कोई नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, बादशाह नामा था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बादशाह आबादी ऐसा कोई भी दफ्तर या वॉल्यूम जो है वो नहीं लिखा गया। तो 3 ही आबादी हैं यहाँ पे दे रखी हैं, शिपा आबादी जो उनकी मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई थी, है ना, मुल्क आबादी जो उनकी जस्टिस एंड ये आपके जुडिशरी सिस्टम जो होता था इसके बारे में लिखा गया था, और मंजिल आबादी जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखा गया था। उसके नेक्स्ट पे आते हैं 17th क्वेश्चन, What are जोतेदार्स ऑफ बंगाल कॉल्ड। तो जोतेदार्स को क्या बोलते थे बंगाल में, तो ये बोलते थे हवलदार, गांतीदार्स, हवलदार्स, तो ये 2 वर्ड्स जो हैं ये जोतेदार्स के लिए बोले जाते थे बंगाल के अंदर। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांडेड। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड जिसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज, है ना, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कब उठी थी, तो ये उठी थी इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। जवाहरलाल नेहरू ने इसको लीड किया था। ठीक है, लाहौर सेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बाकी के सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो 19 क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट पे ध्यान देना है। ठीक है, नाना साहेब कानपुर ये तो सही था। ठीक है, शामल फरगना बड़ौत फरगना ये भी सही था, शामल फरगना के थे इन यूपी। उसके बाद तात्या टोपे ग्वालियर ये भी सही है। ठीक है, ट्राइब गुनो गुवाहाटी ये गलत है। ठीक है, तो ये झारखंड से था, सिंधबम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उससे रिलेट करता है ये। तो ट्राइब गुनो जो है ये झारखंड से थे, गुवाहाटी से नहीं थे। तो हमारा नॉट करेक्टली मैच जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20, who did us to interpret minorities in the economic terms in the constituent assembly। constituent assembly में किसने minorities से रिलेटेड बात कही थी, इंटरप्ट किया था कि भैया वो इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से जो है उनको minorities बोला जाता है, जो पुअर है, डाउन ट्रबल लोग हैं, उनको मिलने चाहिए प्रिविलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करी थी एनजी रंगा। ठीक है, यहाँ पे BR अम्बेडकर मत कर देना, ये एनजी रंगा ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी बात रखी थी इस चीज़ को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर। ओके, नेक्स्ट है 21st, for how many years constituent assembly decided English would continue to be used for all the official purpose। ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मतलब कब तक डिसाइड किया था कि कितने साल तक जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हमारे भारत की, तो ये बात की गई थी 15 सालों तक। ठीक है, लेकिन आज भी देखो इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही है हमारी, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इंग्लिश में ही छपे हुए आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे लैंग्वेज को मतलब ये नहीं डिसाइड हो पाया है कि हमारी कौन सी नेशनल लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे स्टूडेंट्स सारे के सारे अपने MCQ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके मैप वगैरह और बाकी के पार्ट के क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।